प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 आरो भाग 2 से ऊषा कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊषा किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सुबह सूर्य निकलने से पूर्व काल को उषा काल कहा जाता है। यानी सूर्य निकलने से पहले आसमान में जो लालिमा होती है उसे उषा कहते हैं, और सूर्यास्त के पहले जो ताम्रवर्ण आसमान में दिखाई देता है उसे पूषा काल कहते हैं। तो उषा का विलोम शब्द पूषा होता है। इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गाँव की सुबह का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस कविता में नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के परिवर्तन का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। सुबह के वातावरण को एक नए तरीके से, नए ढंग से प्रस्तुत किया है। और शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता में प्रकृति की गति को अपने शब्दों में बांधने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार के जीवन के बारे में जानेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध कवि के साथ साथ एक चित्रकार भी थे। 1911 में इन 3 कवियों का जन्म हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह इनका जन्म 1911 में है, अगेय साहब का जन्म भी 1911 में है और नागार्जुन का जन्म भी 1911 में ही हुआ था। और ये तीनों ही कवि प्रगति काल के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं और ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि एजरा पाउंड से प्रभावित थे। इनकी पारिवारिक जानकारी ये है कि इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था, माता का नाम परम देवी था, और जब शमशेर बहादुर सिंह जी की उम्र 9 साल की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने देहरादून से प्राप्त की और उसके बाद में बीए इन्होंने इलाहाबाद से। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था और 24 वर्ष की उम्र में ये विधुर हो गए थे। विधुर का मतलब है कि 24 साल की उम्र में इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो जिससे महिला का पति मर जाता है उसको विधवा कहा जाता है, और जिससे पुरुष की पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहते हैं। तो 24 वर्ष की उम्र में ये विधुर हो गए थे, यानी 1935 में इनकी पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी से हो गया था। इनकी काव्य शैली बहुत ही सुंदर है। इनकी इस कविता में नए बिंब, नए उपमान, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, भाषा में जीवंतता देखने को मिलती है। बाकी इनकी कविताओं में उर्दू के अल्फाजों की भी भरमार है, कारण कि ये उर्दू गज़लें भी लिखा करते थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं ये 1956 में प्रकाशित हुई थी। इतने पास अपने, इनका काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये 1981 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है। और शमशेर की गज़लें, इस नाम से इनकी गज़लें भी हैं। तो इन और साहित्य के योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब हम बात करते हैं उषा कविता में कवि ने सुबह की भोर का सुंदर वर्णन किस प्रकार से किया है। तो इसका कविता को पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें कविता और अच्छे ढंग से समझ में आ सके। उषा कविता में भोरकालीन, भोर का मतलब सुबह के समय, सूर्य उदय से पहले सौंदर्य के रंग रूप का, वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। यानी सबसे पहले
सूरज निकलने से पहले आसमान का रंग बिल्कुल नीला होता है, जैसे कोई नीले रंग का शंख हो, पहली बात है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे चौके सा प्रतीत होता है। जैसे गांव में जहाँ खाना बनाते हैं उस चूल्हे को लीपा जाता है खाना बनाने से पहले भी और उसके बाद में भी, तो वो पवित्रता और नमी का प्रतीक है। तो सुबह जब सूर्य निकलता है तो पहले शंख की तरह से नीला आसमान होता है, फिर धीरे धीरे पवित्रता और नमी की तरह से वो लिपे हुए एक चौके की तरह से आसमान हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काले सिल जैसा जान पड़ता है। और उसके बाद में सूर्य निकलने से पहले जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ पर लाल रंग यानी लालिमा फैल जाती है। तो जैसे काले रंग के सिलवट्टे पर या काले रंग की शिला पर कोई लाल रंग लगा दिया गया हो, ऐसी सुंदरता आसमान में दिखाई देती है। या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। चाक जिससे हम लिखते हैं वो लाल रंग की चाक किसी काले जैसे बोर्ड पे या किसी शिला पर हम रखते हैं तो जैसी सुंदरता उत्पन्न होती है, वैसी ही सुंदरता या वैसा ही परिवर्तन कवि को आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट होता है, तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूं लगती है, श्वेतता का मतलब सफ़ेदी, यूं लगती है मानो नीले जल से किसी की गोरी देह झिलमिला रही है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले रंग के पानी में कोई देह का मतलब शरीर, किसी गोरा शरीर कोई नहा रहा हो और वो पानी नीला रंग का पानी जैसे झिलमिलाता है और उसके बीच में कोई गोरा वर्ण हो, तो जैसी इस प्रकार की सुंदरता आसमान में आकाश में प्रतीत होती है कवि को जब नीले आसमान में से सफ़ेद रंग का सूर्य निकलता है। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सुंदर पल पल प्रतिपल बदलते स्वरूप का कवि ने वर्णन किया है। उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। इस कविता में सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, यानी बिंबों का प्रयोग करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्य के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ की सिल, राख से लिपा हुआ चौका और स्लेट की कालीमा पर चाक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, यानी उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं और हर कालिमा को चीर कर आने का एक एहसास है। यानी इस कविता का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। इस कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भोर का नभ, नभ माने आसमान, भोर का मतलब सुबह का, प्रातः माने सुबह का और नभ माने आसमान। प्रातः नभ था बहुत नीला, यानी सुबह के समय आसमान बहुत नीला था, जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, इस प्रकार से आसमान की तुलना की गई है। तो यहाँ राख से लिपा हुआ चौका, जिस चौके को हम राख से लीपते हैं तो उसमें पवित्रता होती है, ताजगी होती है,
नमी होती है और ऐसी ही ताजगी, ऐसी ही पवित्रता, ऐसी ही नमी कवि को आसमान में दिखाई दे रही है सुबह सुबह। तो यहाँ पर राख से लिपे हुए चौके से तुलना की गई है आसमान की, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अगली पंक्ति में है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यानी नीले आसमान के बाद थोड़ी देर बाद में ही जो आसमान में कवि को परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि बहुत काली सिल, यानी काले रंग का पत्थर, सिल का मतलब सिलबट्टा जिस पे हम मसाला वगैरह पीसते हैं, उस ऐसा पत्थर भी मान सकते हैं, काले रंग का। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। उसके बाद आसमान का रंग जो उन कवि को दिखाई दे रहा है वो ऐसा है जैसे काले रंग की शिला पर लाल रंग का चौक जैसे मल दिया गया हो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले काला, नीला, उसके बाद में काला, उसके बाद में जैसे चौक हम मलने पर जो रूप, जो रंग, जो सुंदरता उत्पन्न हो रही है, ऐसी ही खूबसूरती कवि को आसमान में दिखाई दे रही है। नील जल में और उसके बाद वो जो लालिमा आसमान में है, उस लालिमा की जगह सफ़ेद किरणों के साथ में सूर्य निकल रहा है। तो कवि को वह दृश्य ऐसे लगता है जैसे नीले जल में कोई गोरे रंग वाला नायक या नायिका खड़ा हो या स्नान कर रहा हो और वह नीला जल झिलमिला रहा है, हिल रहा है। तो उस नीले जल की जो खूबसूरती, जो सुंदरता होती है, वैसी ही सुंदरता कवि को आसमान में उस समय दिखाई देती है जब गोरे रंग का, यानी सफ़ेद रंग का सूरज नीले रंग के आसमान में धीरे धीरे निकलता है। तो नील जल में या किसी गोर झिलमिल देह, यानी गोरी देह का मतलब शरीर, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कवि कह रहा है कि इस प्रकार से वो सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। यानी जो उषा काल में आसमान में जो सुंदरता पल पल में दिखाई दे रही है, जो सुंदरता एक एक क्षण में बदल रही है, वो बदलाव अब समाप्त हो गया है, तो सूर्योदय हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस कविता में जो बनते हैं वो यही हैं। तो इस कविता में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। वो हमें बताना है कि जैसे सूर्य उदय की तुलना किस किस से की गई है, नए बिंब कौन कौन से हैं, नए प्रतीक कौन कौन से हैं, और सूर्य उदय जब होता है तो उषा का जादू किस प्रकार से टूटता है। तो इसका उत्तर हम बता देंगे कि आसमान में कवि को जो प्रतिपल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो सुंदरता बदल रही है, वो सूर्योदय होने के साथ में ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से उषा का जादू टूट जाता है। तो इस बहुत ही छोटी सी कविता में कवि ने गाँव की सुबह का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। काव्य सौंदर्य में हमें क्या क्या लिखना है, इस बात को हम ये कहेंगे। इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, नए बिंब, प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, गाँव की सुबह का वर्णन है, प्रकृति का परिवर्तित रूप बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है, और कवि ने पूरी कविता में प्रकृति की गति को अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। आशा करते हैं ये पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू।